हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम इस वीडियो में आरटीपी में 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। ओके, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस है। हमने 4 पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं, 5-5 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस किया है। सो पहले 2 वीडियोस में आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 5-5 मिल जाएंगे। इस थर्ड वीडियो में हम आपके साथ 11 से 15 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, लॉजिक समझाती जाऊंगी और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताते जाएंगे। ओके, चलो। सो 10 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। In October 2001, IHL acquired 75% of Very Relevant Limited by paying cash consideration of 0.8 million. Okay? मतलब इन्होंने पीसी पे किया कितना? 0.8 million. Fair value of NCI on that date of acquisition is 0.2 million. Okay. The value of Very Relevant Limited's identifiable net asset as per in AS 103 is 1.10 million. With respect to the acquisition of Very Relevant Limited, determine the value of gain or bargain purchase when NCI is measured as per fair value. आपको बताना है दोनों तरीके से। अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया तो आपके पास गेन या गुडविल क्या आएगा। ओके, और सेकेंड आपको बताना है अगर आपने प्रोपोर्शनेट शेयर पर किया तो कैसे आएगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो 2 हिस्से करेंगे हम। आंसर नंबर 11, सिंपल सी बात बताती हूँ आपको। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फिगर बदलेगा। ओके, बाकी सेम रहेगा। तो हमारे पास जो कैश है, ओके, तो आपके पास जो पीसी है, परचेज कंसिडरेशन आप बोल सकते हो पीसी, वो आपने कितना पे किया? 0.8। कितना किया? 0.8। एक बार मैं तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ठीक है, 2 तरीके। ओके, ये वाला ए मेथड है और ये बी। ए वाला फेयर वैल्यू मेथड है और बी वाला प्रोपोर्शनेट मेथड है। ओके, तो हमने बोला आपके पास पीसी है। पीसी कितना है? 0.8 मिलियन, 0.8 मिलियन, दोनों के लिए सेम है। ओके, नाउ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू से देखा जाए तो कितना है? 0.2। फेयर वैल्यू से देखा जाए तो 0.2। पर अगर आप अपनी दूसरे मेथड से देखते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, तो कितना होगा? देखो यहाँ पर आपको 0.2 दे रखा है। यहाँ प्रोपोर्शनेट शेयर आइडेंटिफाइबल एसेट से एनसीआई कितना होगा? टोटल कितना है? 1.10 इंटू कितना परसेंट? 75% तो है, आपको 25% करना है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 1.1 इंटू 25% कितना आया? 0.275। ओके, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? इधर तो 1 आ गया और यहाँ पर कितना आएगा? करेंगे 1.075। ओके, अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको जो नेट एसेट मिल रही है वो कितनी है? नेट एसेट कितनी है? 1.1 और यहाँ पर भी 1.1। ओके, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या आप मेरे साथ कवर कर पा रहे हैं? डिफरेंस क्या है? आपने नेट एसेट ज़्यादा है आपको जो मिल रही है और आपने जो पे किया है वो कम है। ओके, तो हमने बोला आपको क्या हो गया? गेन हो गया। गेन हो गया। गेन कितना हुआ? गेन और या फिर बोल सकते हो बारगेन कितना हुआ? 0.1 मिलियन का। यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना हुआ? 0.025 का गेन हो गया। ओके, ये भी गेन है, कोई दिक्कत। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? अच्छे से देखेंगे। कौन सा कलर चलेगा इस पर? चलो ट्राई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है ये वाली डिजिट का, कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। और ये भी क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि ए पार्ट में तो फेयर वैल्यू पे करना भाई साहब, और बी वाले पार्ट में प्रोपोर्शनेट पे करना। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे को बताओ अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आपको। ओके, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल ब्लैक ही ले लेते हैं, रेड बहुत ही गंदा कलर था। चलो, आंसर नंबर 12। फिशरीज लिमिटेड प्रैक्टिसेस पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब फिशेस का। ओके, फिशेस से इन स्वीट वाटर ponds, tanks and dams
द फिशिंग एक्टिविटी ऑफ फिशरीज लिमिटेड in such sweet waters consist only of catching the fishes. Comment whether such fishing activity will be covered within the scope of Ind AS 41. तो यहाँ पे बोलते हैं Ind AS 41 में तब कवर होगी जब दो कंडीशंस फुलफिल होगी. फर्स्ट कि आप मैनेज भी कर रहे हो, ओके, प्लस सेकेंड बात आप फिर उसको हार्वेस्ट कर रहे हो. ओके मतलब आप उसको पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हो, है ना. जैसे अगर क्रॉप की बात करते हैं तो उगा रहे हो, आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हो. अगर फिशेस की बात करें तो आप मैनेज भी कर रहे हो. मान लो अगर पॉन्ड है छोटा सा, आप खुद उसमें कल्टीवेट करते हो, ऐसे प्रोसेसेस लगाते हो, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हो ताकि वो लोग अच्छे से ब्रीड करें, तो आप मैनेज कर रहे हो. तो अगर आप मैनेज भी कर रहे हो और फिर हार्वेस्ट कर रहे हो तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाएगा. ओके, then only considered as agriculture activity. कौन से इसमें? अंडर इंड AS 41. पर यहाँ पर सिंस यहाँ पर क्या है, ओनली कैचिंग या फिर बोल सकते हो हार्वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके वैल्यूज ले रहे हो उससे, विदाउट मैनेजमेंट. तो हमने बोला नो. क्या अपना आंसर क्या है? नहीं. अब ये कवर फिशिंग एक्टिविटी कवर नहीं होगी इंड AS के स्कोप. आई बात समझ? हमने बोला अगर आप मैनेज भी कर रहे हो और साथ साथ में हार्वेस्ट भी कर रहे हो तो हमने बोला आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लेना इंड AS 41 के हिसाब से. पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली कैचिंग हो रही है, सिर्फ हार्वेस्टिंग हो रही है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो हमने बोला आप इसको इंड AS 41 के हिसाब से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के स्कोप में ये कवर नहीं होगी. ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, हमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैट बॉक्स में सॉल्यूशंस मिलते हैं. इवन अगर आपने एनरोल नहीं किया फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो उसका सॉल्यूशंस मिलता है. ओके, चल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. इंड AS 32 से रिलेटेड है. आंसर नंबर 30. मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, ठीक है, ये पेन टैबलेट से थोड़ी हो जाती है, और प्रैक्टिस होगी सही हो जाएगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी फॉर एन एंटिटी. चलो फर्स्ट की बात करते हैं. अ बैंक एडवांसेस एन एंटिटी अ 5-year लोन. तो बैंक के लिए एसेट है, एंटिटी के लिए क्या है? लाइबिलिटी. ओके, तो एंटिटी के लिए लाइबिलिटी है. तो लोन क्या है? लोन ये जो 5-year वाला है, 5-year लोन इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर एंटिटी. ओके, फिर सेकेंड पार्ट क्या था? बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स द एंटिटी विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. तो आपको ओडी भी दे दिया, ओवरड्राफ्ट भी क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी है फॉर एंटिटी के लिए. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत. चलो सेकेंड पार्ट. एंटिटी ए ओन्स प्रेफरेंस शेयर्स इन एंटिटी बी. द प्रेफरेंस शेयर्स एंटाइटल एंटिटी ए टू डिविडेंड्स बट नॉट टू एनी वोटिंग राइट्स. ओके, तो अब बात समझो. प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो सकता है इक्विटी का फॉर्म हो, डिपेंड करेगा. आपको पहले भी बता रखा है अगर कंपाउंड होता है या फिर जैसे भी, तो उसका नेचर देखना पड़ता है. आपको मैंडेटरी पेमेंट्स करना है क्या, कंपलसरी पेमेंट्स करने हैं, तो आप उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानते हो. अगर आपका डिस्क्रिशन है, आपका वॉलंटरी है कि आपको पेमेंट्स करने हैं या नहीं, जैसे इक्विटी में होता है. ओके, अगर ऐसा है तो आप उसके नेचर को इक्विटी मानते हो. ओके, सो हम बोलते हैं एंटिटी बी के लिए आइदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन फर्दर इंफॉर्मेशन. जो फर्दर उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देगा उस पर डिपेंड करेगी. ओके, कि ये इक्विटी भी हो सकता है, आइदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है. बट एंटिटी ए को तो क्या है, एंटिटी ए को तो बस और बस डिविडेंड मिलने वाला है. अगर डिविडेंड मिलने वाला है, सिंस डिविडेंड इज एंटाइटल्ड
एंटाइटल्ड, तो फिर क्या मानेगा आप, हमेशा इसको फाइनेंशियल असेट मानोगे। क्या मानोगे, फाइनेंशियल असेट मानोगे। तो ये एंटिटी ए के लिए फाइनेंशियल असेट है, एंटिटी बी के लिए डिपेंड करेगा फर्दर इन्फॉर्मेशन पे कि वो प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो इसको कैश मिलने वाला है, डिविडेंड्स मिलने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि इसको क्या मिलने वाला है, कैश इनफ्लोज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, कैश इनफ्लोज होने वाले हैं। ओके गुड, नेक्स्ट हम थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पार्ट, अब हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू प्रायर पीरियड। अब ये इनकम टैक्स होना ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, therefore it is not a financial instrument, it is not a financial instrument। हमने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये लॉ बोल रहा है और आपको करना पड़ रहा है, आपको पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कोई डील नहीं करी है। ओके, फोर्थ, इन अ लॉ सूट, ओके मतलब लीगल वजह से, brought against an entity, a group of people is seeking compensation for damage to their health as a result of land contamination believed to be caused by waste from the entity's production process। ओके, तो इन पर लीगल आरोप लग गए। ओके, उसके एलिगेशंस की वजह से, जो भी लॉ सूट की वजह से है ना, इनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो वो कॉम्पनसेशन क्या, आउटफ्लो है। ओके, तो अगर पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, उसमें अगर डील हो रखी होती, उसमें कुछ लिखा होता क्लॉज लॉज, ओके, और फिर ये लोग करते तो आप बोलते फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। यहाँ पर ये क्या है, इट इज अनक्लियर वेदर द एंटिटी इज द सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन सिंस मेनी एंटिटीज ऑपरेट इन द सेम एरिया एंड प्रोड्यूस सिमिलर वेस्ट। बोल रहे यार आप इतना प्रदूषण करते हो, ओके, उसकी वजह से कंटेमिनेशन हुआ, उसकी वजह से हमको डैमेजेस हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ कॉम्पनसेशन पे करो। अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उधर वर्क करती है, तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए या नहीं। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, पर इसको आप क्या कर सकते हो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो एज पर इंड AS 37। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। कोई दिक्कत है इनमें, होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा ही है। इंड AS 14 पर चलते हैं, EPS कैलकुलेट करेंगे। ओके, इंड AS 33, इंड AS 14 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आंसर 14, कंपनी P हैज बोथ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी क्लासिफाई करा गया है, उसके नेचर को देखा कि अरे यार वॉलंटरी या डिस्क्रिशन है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, तो आपने उसको इक्विटी की तरह क्लासिफाई कर दिया। अगर उसको इक्विटी की तरह क्लासिफाई कर दिया तो वो इक्विटी शेयर्स की गिनती में आएंगे, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, तो इक्विटी क्लासिफाइड मतलब उसका नेचर, प्रेफरेंस शेयर्स के नेचर को ऐसे स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि इसका नेचर क्या है, इक्विटी से रेलेवेंट है। ओके, तो हम जब हमको क्या चाहिए, हमको प्रॉफिट्स चाहिए जो एट्रीब्यूटेबल है इक्विटी के लिए, और उसके बाद में डिवाइड करना है अपने को नंबर ऑफ शेयर से, तो अपने पास क्या जाएगी, EPS आ जाएगी। बचपन से करते आ रहे हैं, बस आपको वेटेड एवरेज करना होता है। सिंपल करेंगे, शेयर्स इन द इशू, द रिकंसिलिएशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग 1 ईयर इज सेट आउट एज बिलो। ओके, तो हमने बोला 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 30 लाख, ट्रेजरी शेयर्स 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख। अच्छा, ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेजरी शेयर्स वो होते हैं जो बाईबैक कर लिए गए हैं, अब वो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं बचे हैं, उन्होंने बाईबैक कर लिया, उनको कहते हैं हम ट्रेजरी शेयर्स। क्या कहते हैं, ट्रेजरी शेयर्स। ओके, चलो, तो हमने बोला 30 लाख में से आपने 5 लाख को क्या कर लिया है, बाईबैक कर लिया है। ओके, बाईबैक कर लिया है, तो आपके पास अब कितने बचे, ओपनिंग बैलेंस में कितना बचा, 30 - 5 कितने बचे, 25 लाख। ओके, बोनस इशू किया आपने 5%, नो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द रिसोर्सेज, कोई पैसा नहीं मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ आपने बोनस शेयर्स किए, तो 1.5 लाख शेयर्स है -25 जो बाईबैक कर लिए गए, तो आपने बोनस इशू कितना किया, 1,25,000।
देखो 1,50,000 शेयर्स हैं बाहर, उसमें से 25 आपने पहले ही बायबैक कर लिए, तो अब बचा कितना है पब्लिक में, 1,25,000। तो आपने और इशू कितने कर दिए, 1,25,000। गुड। फिर 1 मई को रीपर्चेज किया आपने कैश देकर, कितने कर लिए, 2 लाख। फिर से बायबैक कर लिया आपने, तो 2 लाख पब्लिक में से और कम हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू फॉर कैश, तो आपने कैश लेकर आपने और शेयर्स इशू कर दिए, तो आपकी 4 लाख और बढ़ गए। ठीक है, तो आपको डेट्स दे रखी है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। कंपनी का प्रॉफिट क्या है, 46 लाख। चलो नंबर ऑफ वो गिनते हैं अपन। सबसे पहले अपन गिनते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग है आपका 30 लाख शेयर्स माइनस 5 लाख। ओके, तो आपके पास ओपनिंग कितना है, 25 लाख। और ये आपने कितने टाइम रखा, पूरे, है ना। अभी देखो 1 अप्रैल को ही तो है, तो नॉर्मल, ठीक है, इंटू 1, कुछ भी आपको वो नहीं करना होगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, बोनस इशू किया, तो ऐड बोनस। बोनस कितने इशू कर दिया आपने, 125। कितने कर दिए, 125 ऐड कर दिए, 125। तो अब आपके पास कितने हो गए, 26, 25। और ये कब किया, ऑन 15 अप्रैल। तो अब नेक्स्ट अप्रैल से मई तक कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए, है ना। अप्रैल से 30 अप्रैल तक, सॉरी सिर्फ अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक 1 महीना हो गया। तो आपने 1 महीने के लिए, है ना, आपने 1 महीने के लिए और इशू कर दिया। कितने हो गए, 25। एक सेकेंड, आप इसको टैबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा हमारे पास कितना आ गया, 1/12। अब नेक्स्ट, इसके बाद में आपने रीपर्चेज कर लिए, तो माइनस हो जाएंगे, तो आपने लेस रीपर्चेज। रीपर्चेज कितना किया आपने, 2 लाख। ओके, कितने हो गए, 24, 25। ये कितने टाइम रखेंगे अब आपने रीपर्चेज किया 1 मई से नवंबर तक, है ना। 1 मई से 30 अक्टूबर तक, कितने हो गए, 6 महीने। तो आपके पास अब ये वाली फिगर कितने हैं, 6 महीने के लिए, 6/12, है ना। नेक्स्ट आपने अब क्या किया, 1 नवंबर को शेयर्स इशू करे कैश के लिए। ओके, तो ऐड, आपने और शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशूड कितने हुए, आपने किए 4 लाख शेयर्स इशू किए। तो अब आपके पास कितने हो गए, 28, 25। और ये कब के लिए, 1 नवंबर से 31 मार्च तक, तो कितने हो गए, 5 मंथ्स। ये हो गया 5 मंथ्स इंटू 5/12। आप इसको इंटू करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करते जाइए। ठीक है, आप ऐड करेंगे तो आपको पास फिगर आएगा, 1/12 कितना हो गया, इक्वल्स टू 218,750। कैलकुलेटर से करते जाएं, ये कितना हो गया, 24, 25 को हाफ करना है, तो कितना हो गया, 12, 500। ओके, और आपने 28, 25 को 5/12 से किया, तो 11,77,083 ऐड किया, कितना आया, 26,08,333। ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, क्या गए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए। ओके, अब आपको प्रॉफिट निकालना है। देखो प्रॉफिट निकालते हैं, सेकेंड पार्ट। आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 46 लाख का। ओके, इसमें से आपने माइनस कर दिया, आपको नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 1.2 पर शेयर वर डिक्लेयर्ड। ओके, तो आपने शेयर्स में पे किया था, तो आपने डिविडेंड पे किया, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किया, माइनस करेंगे 5 लाख इंटू 5 लाख के शेयर्स है, 5 लाख इंटू 1.2, 5 लाख इंटू देखो 1.2 पर शेयर, 1.2 पर शेयर कितना हो गया,
मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख, ठीक है, तो 6 लाख माइनस हो गया, इतना तो हो जाएगा ना। पर इसमें आपको टैक्स देखो, डिविडेंड्स ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस, टैक्स द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%, तो इस पर 30% टैक्स बच भी तो गया, तो टैक्स ऐड हो जाएगा, टैक्स सेव्ड कितना 6 लाख पर इंटू 30%, तो ये ऐड बैक हो जाएगा। 6 लाख इंटू 30% कितना हो 180, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए 4180। एक बार कंफर्म करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ गया 4180, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने आए थे 2608 डिवाइड करेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगी ईपीएस, ईपीएस कितनी आ गई 1.6 अप्रॉक्स, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हमने ऐसा क्यों किया, कोई भी चीज आपको नहीं समझ आ रही हो तो बताएंगे। नेक्स्ट आंसर नंबर 15, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 16 से 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ऐसे हमने पूरे 20 क्वेश्चंस 4 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं, ओके। चलो आंसर नंबर 15, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, कुछ और पूछना हो, फुल कोर्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। In 2003-2004, after the entity's 31st March 2003, annual financial statements were approved for issue, a latent defect in the composition of a new product manufactured by the entity was discovered. देखो, अगर बाद में कुछ पता चलता है तो हम बोलते हैं भाई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है और पहले जाके एडजस्ट नहीं करते, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो बाद में जाके इनको एक डिफेक्ट पता चला, दैट इज द डिफेक्ट दैट वाज नॉट डिस्कवरेबल बाय रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। मतलब वो 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट और अपने फाइनेंशियल्स बना रहे थे, तब आपको ऐसा कोई भी रीज़न वैलिड नहीं था, कोई भी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं थी जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सको कि अरे यार ये प्रायर उस टाइम पे एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ओके। सो तब आपको नहीं पता था, ओके। नेक्स्ट, as a result of the latent defect, the entity incurred 1 lakh in unanticipated cost for fulfilling in its warranty obligation in respect of sales made before 31st March 2003. An additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in products sold during 2003 and 4 before the defect was detected and the production process rectified. Rupees 5,000 of which relates to the item of inventory. ओके तो इन्होंने 20,000 का और खर्चा कर दिया, 5,000 की इन्वेंट्री और लगा दी। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वॉज रिपोर्टेड एट कॉस्ट 15,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2002 and 3 when its selling price less cost to complete and sell was estimated at 18,000. The accounting estimates made in preparing the 31st March 2003 financial statements were approximately made using all the reliable information that the entity could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements. Analyze the above situation in according to Ind AS 8. तो Ind AS 8 आपको पॉलिसीज बताता है, अगर पॉलिसी में चेंज हुआ तो आप रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं। देखो, चेंज इन अकाउंटिंग अगर पॉलिसी होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालते हो पहले से, ओके, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालते हो। और अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ये आपको सेम क्वेश्चन इसमें भी काम आएगा अगले वाले क्वेश्चन में, ओके। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है तो आप क्या करते हो, आप प्रोस्पेक्टिव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक और बात, इंपॉर्टेंट बातें थी, एक और बात, अगर कंडीशन प्रेजेंट होती है, कंडीशंस प्रेजेंट ऑन और बिफोर 31st मार्च, ठीक है, जो भी दिन है,
तो फिर आप क्या करते हो, उसको बोलते हो एडजस्टिंग इफेक्ट। जो भी उसका चेंज करना है कम ज़्यादा, वो आप अपने फाइनेंशियल्स में करते हो, एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं उसको। और अगर नो कंडीशंस प्रेजेंट, नो कंडीशंस प्रेजेंट, ओके, ऑन और बिफोर 31 मार्च, जो भी ईयर चल रहा है, तो आप उसको बोलते हो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पता चला ना, यहाँ पर जो आपको पता चला वो क्या था, ईयर कि ठीक है, नॉट डिस्कवरेबल बाय रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। देखो, सिंस द डिफेक्ट was not discoverable by reasonable और customary इंस्पेक्शन, मतलब जो आपके नॉर्मल रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं, अगर उससे नहीं पता चल रहा इंस्पेक्शन से, ओके, तो आप इसको क्या बोलोगे, Therefore, ये कैसा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ये। therefore कैसा है, नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, फिर बाद में आपने जो भी ये चेंजेस किए, जो भी और खर्चे किए, वो आप आगे वाले पीरियड में एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड कर लोगे, इन्वेंट्री में एडजस्ट कर दोगे। ओके, ये सिंपली चेंज इन एस्टिमेट्स है। ये क्या है, चेंज इन एस्टिमेट्स है, इसलिए इसका जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपकी सेलिंग प्राइस है 20,000 और कॉस्ट है 15,000, तो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड करी है इसको। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड करी 15,000 की। ओके, और यहाँ पर इसकी एनआरवी है, एनआरवी माइनस एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 5,000, एडिशनल और कितनी है, 5,000, एनआरवी माइनस एडिशनल कॉस्ट। ओके, एडिशनल कॉस्ट, तो आपने बोला एनआरवी है इसकी 18,000 माइनस एडिशनल कॉस्ट कितनी है, इन्होंने और 5,000 की कर दी। ओके, तो होता है 13,000। विच एवर इज लोअर, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था 13,000 पे, पर आपने रिकॉर्ड कर रखा है 15,000 पे, तो आपने ओवर स्टेट कर रखी है, ओवर स्टेटेड इन्वेंट्री, तो आपको वो भी रिवर्स करनी पड़ेगी आगे आने वाले साल में 2,000 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, ये कैसी होगी, प्रोस्पेक्टिव होगी, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये एस्टिमेट चेंज है ना कि पॉलिसी चेंज है। ये कौन बताता है, इंड AS 8 बताता है। कोई दिक्कत, प्लीज़ नोट डाउन करेंगे, बताएंगे, कमेंट करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, हर चीज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्लीज़ रीच आउट करें, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। आप अगर मेहनत करते हो, आप अगर पूछते हो और उनके आंसर्स हम दे पाते, हेल्प कर पाते, तो सही में बहुत खुशी मिलती है। ओके, सो वी आर अवेलेबल, आप ऐप डाउनलोड करें। और भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और कोई आप टॉपिक जानना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो अगला वीडियो भी देखना ताकि आपके बच्चे हुए 5 क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ओके, 4 वीडियोस की ये सीरीज है। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। होप दिस हेल्प्स यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।